नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के दो बेहतरीन टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा है पार्लियामेंट्री कमेटी। सेकंड टॉपिक हमारा है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये दोनों टॉपिक के ज़रिए हम आपको दो चैप्टर रिवाइज कराना चाहते हैं। पहला पार्लियामेंट का, इसके कमेटी का, सेकंड प्रेसिडेंट का और इसके पार्डनिंग पावर का। उम्मीद है आपने चैप्टर पढ़ा होगा, फिर आंसर लिखा होगा। आपके आंसर को हम लोग रिव्यू करेंगे इस जो कंटेंट है उसको पढ़ने के बाद। आप जब अपना आंसर सबमिट करते हैं तो उस आंसर को सबमिट करने के नीचे अपना जो क्वेश्चन का टॉपिक है ना वो लिख दिया कीजिए। इस तरह से दिखाता हूँ आपको। देखो, देख रहे वाला, इन्होंने आंसर सबमिट किया है। यहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी लिख दिया है कि मेरा आंसर इस क्वेश्चन का है। दूसरा, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मत लिखो कि रिव्यू कीजिए सर, ये फलान ढेकान। आप आंसर अच्छा लीजिए, लिखिए, डेली लिखिए। हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे अपने सेशन में, ठीक है ना। रोज़ लिखना बढ़िया से। चलो पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर फॉलो किया जाता है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पर हमारा जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करता है। इसे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, उसे कंट्रोल करता है। कैसे करता है? फाइनेंशियल जो टूल्स हैं इनके पास, लीगल टूल्स हैं इनके पास, लॉ बनाता है, ठीक है ना। तो हम करें क्या, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करता है हम लोग ये देखेंगे। इसके बारे में तीन तरीके हैं। पार्लियामेंट के पास तीन कमेटी हैं। पहला कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, जिसको हम लोग शक्तिमान भी कहते हैं। क्यों सर? काफ़ी पावरफुल है। एस्टिमेट कमेटी, तीसरा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, एमपीज हैं, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। इनको हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। हर कमेटी का अलग अलग काम होता है। कुछ कमेटी आपका एडहॉक होता है, कुछ कमेटी हमारा परमानेंट होता है। एडहॉक का मतलब ये है कि वो कमेटी बस काम चलाने के लिए बनाई जाती है। काम हो गया, उस कमेटी को डिसबैंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो कमेटी है ना, परमानेंट टाइप की है। हर साल इनका जो मेंबर है बदलते रहते हैं, कमेटी बनी रहती है, ठीक है ना। चलो, तो करते क्या हैं हम लोग, अपने आंसर में क्या लिखेंगे कि इन तीनों कमेटी के जरिए हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। चलो, तो तीनों का हम काम देख लेते हैं। पीएससी क्या करता है? पीएससी सीएजी का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करता है। एग्जीक्यूटिव ने कहाँ कहाँ कांड किया है इसको देखता है। और सीएजी का ये जो रिपोर्ट है ना, वो प्रेसिडेंट रखता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को जाकर के सबमिट करता है ताकि वहाँ पर वो डिबेट हो सके। अब जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो भी सरकारी खर्च है ना, उसको पीएससी जांच करता है, एग्जामिन करता है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये है जिस ऑफिसर को ये पैसा खर्च करना था, जिस पर्पस के लिए करना था, क्या वो पैसा उसी पर्पस के लिए उसी ऑफिसर के द्वारा खर्च किया गया है। ये हो गया लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तुमने जो पैसा खर्चा किया है, क्या वो पैसे का फायदा भी हुआ? जो हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या वो मिला? ठीक है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमी से, प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि कहीं हमारा पैसा वेस्ट तो नहीं हुआ, कहीं ये करप्शन का शिकार तो नहीं हुआ, कहीं 5 की जगह हमने 10 तो नहीं खर्चा कर दिया। तो ये कमेटी काफ़ी पावरफुल है, जो हमारा पीएससी है काफ़ी पावरफुल है। दूसरा कमेटी है एस्टिमेट कमेटी। बजट में सरकार करती क्या है कि पार्लियामेंट से डिमांड करती है कि मुझे 100 रुपये निकालने हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है ना। जब तक हमारा पार्लियामेंट सैंक्शन नहीं देगा, अपना बिल पास नहीं करेगा, बजट का को पास नहीं करेगा, तब तक इससे पैसा नहीं निकलेगा। समझ के बात? तो बजट में जो जो डिमांड करी गई है, जो जो एस्टिमेट किए गए हैं, सबको एग्जामिन करता है। तुमने जितना रेवेन्यू एस्टिमेट किया है, क्या तुमको उतना रेवेन्यू मिलेगा? ठीक है। तो यहाँ पर इन सब बातों को देखता है और इकोनॉमी को सजेस्ट करता है। मतलब कि सरकारी खर्च हो रहा है ना, उसमें क्या पॉलिसी चेंजेस लाने चाहिए, मतलब कि कहाँ पर हमें खर्चे में बदलाव करना चाहिए ताकि हमारा खर्च कम हो और उसका बढ़िया रिजल्ट आए, ठीक है ना। ये अल्टरनेटिव पॉलिसी भी रिकमेंड करेगा। मतलब कि सरकार ने जो पॉलिसी रिकमेंड करी है, अगर इस कमेटी को उससे बढ़िया पॉलिसी मिला तो वो पॉलिसी सरकार को रिकमेंड करेगा कि आप अपने पॉलिसी के बजाय इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कीजिए, आपको हम पैसा देंगे, सैंक्शन कर देंगे।
समझ गए बात। दूसरी बात, जो पैसा हमारे एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, क्या एग्जीक्यूटिव उसको लिमिट के भीतर खर्च कर रहा है? इन सब बातों को एस्टिमेट कमेटी जांच करेगा, और अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो पार्लियामेंट उसको अकाउंटेबल ठहराएगा एग्जीक्यूटिव को। थर्ड हमारा कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। हमारे जो भी सरकारी कमेटी, हमारे पीएसयूज हैं ना, सरकारी हमारी कंपनियां हैं, इनके रिपोर्ट को, इनके अकाउंट को एग्जामिन करता है। क्लियर है? जैसे कि बीएसएनएल है, कोल इंडिया है, ठीक है ना, सरकारी कंपनी जो भी हैं उनको ये उनकी रिपोर्ट को ये एग्जामिन करेगा। दूसरी बात, सीएजी ने जो भी रिपोर्ट दी है हमारे पीओसीयू पर, उसकी जांच करेगा, और क्या पीएसयू को बढ़िया बिजनेस प्रिंसिपल से मैनेज किया जा रहा है या फिर वहाँ पर केवल बिगाड़ हो रहा है, वहाँ पर केवल पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं, इन सब बातों को देखेगा। तो पहली बात पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी बात एस्टिमेट कमेटी, और तीसरी बात कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इनके ज़रिए हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, वो एग्जीक्यूटिव को फाइनेंशियली अकाउंटेबल ठहराती हैं। सवाल यही पूछ रहा था, हमने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, इन कमेटी के बाद हमारे पास कुछ एडहॉक कमेटी हैं, मतलब कि जब ज़रूरत पड़ी तो हमने इस कमेटी को बनाया। जैसे कि कमेटी ऑन एमपी लैड स्कीम, वो एमपी लैड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इसकी जांच करेगा। कमेटी टू एग्जामिन एलोकेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेज, पर्टिकुलर पर्पस के लिए इन सब कमेटी को बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कंटेंट। फिर आखिर में आप अपना कंक्लूजन लिख देंगे और हम देखते हैं आपका आंसर कि आपने किस तरह के आंसर को लिखा है। चलो, पहला आंसर रिंकी का है, देखते हैं इसको। आपने किया क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स अ कमेटी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू अ स्पीकर चेयरमैन, हैज़ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय आइदर ऑफ द हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी आपने बताया है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी होती है। हाँ, जो पीएससी, ईसी और जो है ना तीनों कमेटी, वो स्टैंडिंग कमेटी हैं। ठीक है ना, अब आपके हैं पीएससी, ईसी और तुमने बताया तीनों के बारे में, बहुत अच्छे। अब रोल बता दिया आपने, जो कमेटी है जैसे कि पीएससी का आपने रोल बता दिया, बढ़िया है। दूसरा, उनका फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है बता दिया आपने। स्टूडेंट के बारे में बता दिया आपने, इनका फंक्शन क्या होता है बता दिया, ठीक है। और आपने बताया है अपना पीएससी वाली कमेटी के बारे में, ठीक है। हेंस फाइनेंशियल कमेटी प्लेज वाइटल रोल इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कीप्स चेक एंड बैलेंसेज ऑन देम, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। कंक्लूजन बढ़िया है, मगर ज़्यादा अच्छा होता अगर आपने कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड दिया होता। इसके जगह पर अगर आपने कहा होता कि इन कमेटी का जो काम है, इसके काम का इफेक्टिवनेस है और कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे कि अगर आप ये कहते कि पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं उनको, उनका जो पावर है ना, उनका जो वेटेज है वो ज़्यादा कैसे हो, बढ़ाया कैसे जाए, ताकि एग्जीक्यूटिव इनके रिकमेंडेशन को इग्नोर ना कर पाए। समझ के बाद तब ना मजा आएगा। चलो, ये आपका आंसर हो गया, इसको ठीक कर सकते हैं आपके कंक्लूजन को। अगला सवाल आपका है नामी का, इसको देखते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ टू डील विथ अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ, थोड़ा सा क्रिस्प इंट्रो चाहिए था मुझे एक्चुअली, जैसे कि उन्होंने सीधे डिफाइन कर दिया, ये बढ़िया है। ठीक है ना, आपने स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बताया है इसमें फाइनेंशियल कमेटी, पीएससी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, फिर आपने तीनों कमेटी के बारे में बताया है। देखो, मुझे कमेटी का स्ट्रक्चर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तीनों कमेटी का स्ट्रक्चर से उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है उसके काम से। ये पीएससी, ईसी, सीपीयू कैसे कैसे फाइनेंशियली अकाउंटेबल बनाता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव की, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो आप इनमें से कुछ पॉइंट को कट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कितने मेंबर हैं, ये सब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो अपने आंसर थोड़ा सा और शॉर्ट कीजिए, मतलब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ उन सब पॉइंट को हटाइए वहाँ पे, ठीक है ना, जो फालतू पॉइंट है उनको। चलो, ये देख लेते हैं, प्रगति शर्मा की का आंसर है। ठीक है, आपने एडहॉक कमेटी के बारे में लिखा है, फिर जो कमेटी के बारे में लिखा है आपने। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है यहाँ पर अपने आंसर में, कोई जरूरी नहीं लिखने का यहाँ पे। ठीक है, काम बताया है आपने, इट इज़ फॉर्म टू एग्जामिन द एस्टिमेट इंक्लूड बजट सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, दिस कमिटी ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ कि
कोई ज़रूरत नहीं था इसका, मुझे बस काम से मतलब है इसमें कि क्या काम है, मैंने लिख दिया उसमें और उसको नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन ये मत लिखिए, कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखा जाता आंसर में। पार्लियामेंट एज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑफिस इन ऑफ इंडिया ओवर इट्स अकाउंटेबिलिटी टू द अल्टीमेट सोवरन आई पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, थोड़ा सा और कंक्लूजन थोड़ा नहीं हो सकता था, इसको इंप्रूव कीजिएगा, यहाँ पर वेफर्ड दीजिए एक। ठीक है, चलो आपके और भी मुझे आंसर मिले हैं बेहतरीन बेहतरीन, वो भी उसमें सही है, उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मगर थोड़ा सा टाइम की कमी है, हम लोग उसको भी आगे आपके आंसर को चेक करेंगे। ठीक है ना, लिखते रहो उसको। अगला हमारा सवाल है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर पे। पार्डनिंग पावर को आप एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि उनका आप नेचर बताइए। पार्डनिंग पावर की जो विशेषताएं हैं आपको वो बतानी है। इसके अलावा ये पार्डनिंग पावर है क्या क्या, तो आप पहले आर्टिकल मेंशन कर देंगे कि प्रेसिडेंट को ये पावर कौन से आर्टिकल से मिलती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं, दूसरी बात ये पावर है कौन कौन सा। ठीक ना, उसके बाद आप ये बताएंगे कि गवर्नर के पावर से कितना अंतर है ये। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, पहले में आप आर्टिकल बताएंगे, दूसरे में इसका नेचर बताएंगे, फिर आप कौन से पावर हैं ये बता देंगे, फिर अंत में आप इसको कंक्लूड कर देंगे गवर्नर के पावर से अंतर दिखा करके। क्लियर है? चलो, तो प्रेसिडेंट को यह पावर मिलता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस। इन सब के बारे में विस्तार से लक्ष्मीकांत की जो किताब है ना, वहां पर लिखी गई है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। आप आराम से पढ़ लीजिएगा उसको। और हमारा जो मेन पर्पस है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर सीखना है कि हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अपने कंटेंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, कह रहा है कि जहां पर पनिशमेंट दी गई हो कोर्ट मार्शल के अंतर्गत, या वो लॉ जो यूनियन के द्वारा पास किया गया है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है उसके अंतर्गत, या फिर वो एक डेथ सेंटेंस हो, तीनों केसेस में प्रेसिडेंट को यह पावर मिल जाता है पार्डन करने का। समझ के बाद, गवर्नर को डेथ सेंटेंस वाले केस में पावर नहीं रहता और ना ही कोर्ट मार्शल वाले केस में। ठीक है, ये लिमिटेशन है उनकी पावर की, हम देखेंगे तुरंत उसका अंतर देखते टाइम। तो जो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है उसकी सबसे पहले बात यह है कि ये जुडिशरी से अलग है। जुडिशरी ने अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट निर्णय कर सकता है। ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, इट इज नॉट अ जुडिशियल पावर। क्लियर बात है? प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल के एडवाइस पर यह निर्णय लेगा। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर हमारा प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा, मतलब कि ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। क्लियर बात है? क्यों दिया गया प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये पावर? ताकि जुडिशरी से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती सुधारी जा सके। दूसरी बात, जुडिशरी ने अगर कुछ ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे दिया है तो प्रेसिडेंट उसको ठीक कर सके। समझ गए? तो ये 2 कारणों से ये प्रेसिडेंट को पावर और गवर्नर पावर दिया गया है। अब आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव क्या होता है, इसको आप पढ़ लेना किताब से। अब आ जाओ, हम देखते हैं अंतर को। प्रेसिडेंट को दिया गया है ये पावर आर्टिकल 72, 72 के अंतर्गत, गवर्नर को दिया गया है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। प्रेसिडेंट जो है ना, वो यूनियन लॉ को वायलेट करने के लिए अगर आपको सजा मिली है उसको पार्डन कर सकता है। गवर्नर स्टेट लॉ को वायलेट करने के लिए जो मिला है आपको पनिशमेंट, उसको माफ कर सकता है, उसको पार्डन कर सकता है। मिलिट्री कोड के द्वारा दिया गया पनिशमेंट, प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकता है, मगर गवर्नर के पास ऐसा कोई पावर नहीं रहता। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको केवल प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है। समझ के बात? गवर्नर नहीं कर सकता, इवन इफ द डेथ सेंटेंस हैज बीन अवॉर्डेड अंडर द स्टेट लॉ। समझ के बात? तो ये मेन अंतर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में। सर इतना आसान सवाल आता है क्या यूपीएससी मेंस में? आता है। आप पेपर देखिए यूपीएससी का, बेसिक क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेकंड आंसर का कंटेंट। अब हम आपका आंसर जो है ना वो देखते हैं। चलो, पहला आंसर है नामी का, इसको देख लिया जाए। आपने क्या किया है, पहले बताया है कंस्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 72 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस। ठीक है, जो आपने लिखा है इसमें, पार्डनिंग पावर इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो पॉइंट में लिखो ना
जैसे ही आपने पहला लाइन लिख दिया उसके बाद जो सेकंड लाइन है ना, मतलब सेकंड सेंटेंस आपका है, उसको आप पॉइंट में कर दीजिए। समझ गए? तो यहाँ पर आपका जो यहाँ से है ना, यहाँ से पॉइंट पनिशमेंट से आपका सेकंड पॉइंट में चला आता। फॉलोइंग आर द पार्डनिंग पावर, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, ठीक है, उसके बारे में लिख दिया आपने। फिर पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर पार्डनिंग पावर इन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। ये जो अंतर होता है ना, अंतर ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप उसको टेबल में बनाते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है टेबल में, पढ़ना आसान होता है, ठीक है ना। और एग्जामिनर के लिए आप चीज़ें आसान करिए, जितना आसान रहेगा उसके लिए चेक करना, उतना आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। कंक्लूजन, आप भी कंक्लूजन मत लिखिएगा। पार्डनिंग पावर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर इन द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। बढ़िया कंक्लूजन है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। चलो और देखते हैं, ये किसका आंसर है, प्रगति का है। चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर एक्ट एज सेफ्टी वॉल्व इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द जुडिशियल सिस्टम फेल्स टू डिलीवर अ मोरली एंड, जुडिशरी को नहीं गाली देना है, ठीक ना। ये कह सकते हैं कि अगर कोई गलती होती है, ऐसे ये नहीं कि इफ़ दे फेल टू डिलीवर, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है ना। पार्डनिंग पावर आर प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 72 टू द प्रेसिडेंट एंड 172 टू गवर्नर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राजीव गांधी एसेसन केस, सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट द स्टेट्स रिकमेंडेशन बट देयर इज नो टाइम प्रिस्क्राइब्ड टू टेक द डिसीजन, ठीक है। कई इतना लिखने की जरूरत नहीं था, आप लिख देते हैं कि प्रेसिडेंट ने इन केसेस में अपना जो पार्डनिंग पावर है उसको यूज़ किया है, ठीक है। प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर बताते हैं, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, म्यूट, ठीक है। डिफरेंस बताया है आपने, कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस, कैन नॉट, कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, यस इट कैन नॉट, कैन पार्डन केसेस ऑफ यूनियन लॉ, ओनली स्टेट लॉ, ठीक है। एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ, बढ़िया कंक्लूजन है, मतलब बढ़िया आपका सेकंड पार्ट है। कंक्लूजन कहाँ है मैडम, कंक्लूजन कहाँ है? अंतिम में एक लाइन लिखिए, ठीक है ना। आंसर को कंक्लूड करता है वो, मतलब कि एक जो है ना कि कंप्लीट होने का एक सेंस फील होता है कि हाँ आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सुधार करना है। शिवन आंसर लिखा है, आपने पहले बता दिया पार्डनिंग पावर के बारे में, फिर तुमने जो अंतर है बता दिया है। तुम्हारा कंक्लूजन देखते हैं क्या लिखा है तुमने। दीज पार्डनिंग पावर आर यूजफुल इन करेक्टिंग जुडिशियल एरर इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम द सेंटेंस। बढ़िया कंक्लूजन है, ठीक है, बढ़िया। चलो आप और आंसर लिखिए और धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टारगेट का वीडियो आएगा रात में 10 बजे, मतलब कि हम लोग अपलोड करते हैं रात में 10 बजे, वो आपके पूरे दिन के लिए होता है, अगले दिन के लिए होता है, ताकि आप तैयारी कर सकें कि आपको अगले दिन क्या पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, ठीक है। तो डेली आपको 8 बजे मिलेगा आंसर राइटिंग की क्लास और 10 बजे मिलेगी आपको टारगेट अगले दिन के लिए, क्या पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।